हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है 19 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली हुज एल्डेस्ट सन डाइड इन द मंगोल इन्वेजन। दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसका सबसे बड़ा पुत्र मंगोल आक्रमण में मारा गया था। मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 1285 एडी में। और किसका सबसे बड़ा पुत्र मारा गया? गयासुद्दीन बलबन का। और उस पुत्र का क्या नाम था? प्रिंस मोहम्मद। ये गयासुद्दीन बलबन को सबसे प्रिय पुत्र था प्रिंस मोहम्मद, जो कि मंगोल इन्वेजन में मारा गया। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकम द इंडियाज 85th चेस ग्रैंड मास्टर इन 2024। देखो, निहाल सरीन ये तो 53rd ग्रैंड मास्टर हैं, 53rd ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ ये बने थे 53rd ग्रैंड मास्टर 2018 में एट द एज ऑफ 14 ईयर्स। गुकेश डी है सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री, और ये 62nd ग्रैंड मास्टर हैं जो कि 2019 में बने थे एट द एज ऑफ 12 ईयर एंड 7 months। सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री। और इन्हें अभी जनवरी 2025 में मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड भी कहते हैं इसे। और पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बट अब चेंज हो चुका है। तो अब हम आते हैं इसके बारे, गुकेश डी के बारे में अभी आपको इतना ही लर्न करना है। आर प्रज्ञानंद ये 52nd ग्रैंड मास्टर है, 52nd ग्रैंड मास्टर जो कि बने थे 2018 में एट द एज ऑफ 12 ईयर्स एंड 10 months। और श्याम निखिल, यस, ये है 85th ग्रैंड मास्टर जो कि अभी 2024 में बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन अगस्त 2023। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को ही अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले ये थे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा। और जो ये तीनों हैं, रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक मिश्रा एंड जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका बता देती हूँ मैं कब। देखो, रंजन गोगोई थे 2018 से 19 के टाइम पे, दीपक मिश्रा 2017 से 18 के टाइम पे, और शरद अरविंद बोबडे 2019 से लेके 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 4, the state of Uttarakhand won the Best Tableau Award based on the theme of death during the Republic Day Parade in 2023। उत्तराखंड राज्य ने 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान डैश विषय पर आधारित सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। मानसखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रिवर गंगा या केदारनाथ। ये था मानसखंड पे बेस्ड था उनका 2023 का टैब्ल्यू, जो कि उन्होंने बेस्ट प्राइज़ जीता। देखो, अब हमारे को इनमें चीफ गेस्ट भी पता होना चाहिए कि 2023 में चीफ गेस्ट कौन था, 2024 में रिपब्लिक डे के परेड पे चीफ गेस्ट कौन था, और 2025 में। एक बार हम देख लेते हैं। देखो, 2024 में थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह एल सीसी, 2025 में
फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, 2024 में सॉरी, फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। एंड 2025 में थे इंडोनेशिया प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो। Question number 5. Which article of the Indian Constitution is related to the provision of the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा प्रावधान से संबंधित है? कौन सा? आर्टिकल नंबर 141, 140, 142 या 143? तो द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज आर्टिकल नंबर 141। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हम और आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? ये ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू कॉन्फर supplemental power on the Supreme Court. Grants Parliament the power to confer supplemental power on the Supreme Court. आर्टिकल नंबर 142 क्या कहता है? ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू डिक्री और ऑर्डर नेसेसरी टू कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू डिक्री और ऑर्डर necessary for complete justice in any matter pending before it. तो और आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 143 कहता है द प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। मैं लिख देती हूँ, देखो क्या है आर्टिकल नंबर 143, द प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 6, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जुडिशियल रिव्यू हमने कहाँ कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है ये पूछ रहे हैं। देखो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी देखे थे, किसका? कनाडा का देखा था एंड यूके इंग्लैंड का देखा था। आज हम इनके भी देख लेते हैं और जो पहले देखा था उनको रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, बस एक यही चीज़ ली है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? इससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। देखो फंडामेंटल राइट्स लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, preamble, office of president and vice president, impeachment procedure, removal of Supreme Court and High Court judges,
यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैम्परल लेजिस्लेशन, द्विसदनीय विधानसभा जैसे लोकसभा और राज्यसभा, बाईकैम्परल लेजिस्लेचर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रिट्स। अब हम कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, फेडरल स्ट्रक्चर, रेसिडुअरी फेडरल स्ट्रक्चर with a strong center, federal structure with a strong center, residuary power of the center, residuary power of the center। एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेती हूँ। और क्या लिया है हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर एंड क्वासी फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं पे लिख देती हूँ, क्वासी फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने पहले डिस्कस, अब फ्रांस का भी कर लेते हैं डिस्कस। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या ही लिख दिया मैंने, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। प्रीएम्बल में मेंशन है ना ये। ठीक है। और हम आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। देखो, आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले तो डीपीएस भी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, nomination of members to the Rajya Sabha by the President। Question number 7, which of the following activities pertain to the tertiary sector? देखो, tertiary sector को क्या कहते हैं हम? सर्वे सेक्टर। पता है ना, मेनली 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मैन पावर लगी होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड टर्शियरी सेक्टर मीन्स सर्वे सेक्टर। और सर्वे सेक्टर को बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। ठीक है। उन्होंने पूछा है इन चार, देखो मैन्युफैक्चरिंग ये तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया है ना, वाटर सप्लाई एक तरह से बेसिक नीड्स हो गई ये,
तो ये भी वाटर सप्लाई भी सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। कंस्ट्रक्शन मैन मेड है, मतलब मैन पावर ज़्यादा लगी है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर आएगा। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ये सब आता है हमारा टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। हम टर्शरी सेक्टर की इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। एक मिनट देख लेते हैं। देखो, ट्रेड हो गया, और हो गया ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे कहाँ आते हैं? ये आते हैं सारे टर्शरी सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड टू एक्सपीरियंस द वाइड वेराइटी ऑफ नागा फूड, हैंडीक्राफ्ट, सॉन्ग, डांस एंड कस्टम्स। नागालैंड में ये होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेमस फेस्टिवल है, जो कि 1 से 10 दिसंबर तक सेलिब्रेट होता है बाय द नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब ही से इसको सेलिब्रेट करती हैं। और देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करना कितना इजी था। लोसर फेस्टिवल, ये लद्दाख और तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है। तिब्बत न्यू ईयर फेस्टिवल। रणोत्सव गुजरात का फेस्टिवल है। कहाँ पे होता है? कच्छ में, गुजरात में, ठीक है। और शोकेसिंग गुजरात कल्चर को शो करता है। पुष्कर फेयर राजस्थान का फेस्टिवल है। तो कितना इजी था ना इसको आइडेंटिफाई करना। नागालैंड का फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 9, शायद मैंने आपको इसका आंसर नहीं बताया। यस, देखो, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम यूएसए। देखो यहाँ पे भी लिखा है ना जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे वापस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन आयुष। देखो, सबसे पहले तो हमें आयुष की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आयुष की फुल फॉर्म है आयुर्वेदा। इससे ही हमारे को आंसर पता चल जाएगा। आयुष की फुल फॉर्म में ही है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूरोपैथी, हो गया ना। AYU से यूनानी, S से सिद्धा एंड H से होम्योपैथी। देखो, न्यूरोपैथी है, होम्योपैथी है, एलोपैथी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? ओनली वन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नॉट रिकॉग्नाइज पूछा था इसलिए ओनली वन, और अगर रिकॉग्नाइज पूछते तो B एंड C। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिकॉग्नाइज्ड लेस देन 10% डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। देखो, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़ एंड NCT ऑफ दिल्ली। देखो, NCT ऑफ दिल्ली और चंडीगढ़ तो फेमस यूटीज़ हैं, तो इसमें 10% डेकेडल ग्रोथ से लेस नहीं होगा, तो ये आंसर तो हो गया, नहीं कर गया। यहाँ पे भी चंडीगढ़ आ गए तो ये भी एलिमिनेट हो गया। 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। लक्षद्वीप पुडुचेरी या लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार, तो आंसर क्या हो गया हमारा करेक्ट? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। इन दोनों में 10% से कम थी। लक्षद्वीप में 6.3% डेकेडल ग्रोथ थी एंड अंडमान एंड निकोबार में 6.7%। क्वेश्चन नंबर 11, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट belong to which of the following jurisdiction of the Supreme Court? Dealing with conflicts between states belong to which of the following jurisdiction of the Supreme Court? देखो, जब हम ऐसा करते हैं कि डीलिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स को हम डील करते हैं तो वो जाती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल नंबर 131 के अंदर, और इसमें क्या क्या आता है? टू डील विद डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड one or more states, or to deal with disputes between two or more states,
और मोर स्टेट्स, जब डिस्प्यूट्स होते हैं या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और वन और मोर स्टेट्स, या टू और टू मोर स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, आर्टिकल नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूजुअली रेफर्ड टू एज बायोटिन? बायोटिन विटामिन बी, ई, एच या डी? बायोटिन कौन सा विटामिन को रेफ़र करते हैं? विटामिन एच। वैसे B7 जो होता है ना हमारा, देखो विटामिन बी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो B7 होता है उसको भी हम बायोटिन कहते हैं, बट एज अ अगर वो पर्टिकुलर बायोटिन तो हम विटामिन एच रेफ़र करते हैं। हम इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। इन्होंने चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स स्टार्ट किया था। चहलगानी गानी स्टार्टेड और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया था। कुतुब मीनार completed and introduced ICTA system. Introduced ICTA system. ICTA system क्या था? लैंड रेवेन्यू एंड मिलिट्री असाइनमेंट्स। लैंड रेवेन्यू एंड मिलिट्री assignments. Question number 16. Which of the following groups of river is a part of Bay of Bengal drainage system? निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह बंगाल की खाड़ी की जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? लोहित एंड तापी। देखो लोहित हो सकती है क्योंकि लोहित ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र, बट जो तापी है वो वेस्टवर्ड फ्लो होती है और अरेबियन सी में गिरती है, तो इसलिए ये बे ऑफ बंगाल में दोनों रिवर में नहीं आएगा आंसर। मानस एंड शनकोश, यस दोनों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो दोनों ही बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। माही एंड ब्यास, ये जो माही है वो वेस्टवर्ड फ्लो होती है और ब्यास है ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, तो ये दोनों ही अरेबियन सी में क्या होती है? ड्रेनेज होती है अरेबियन सी में, तो ये भी नहीं आंसर होगा। आंसर तो हमारे को पता ही चल गया ऑप्शन नंबर 2। वैसे मैं आपको बता रही हूँ जो लूनी एंड सोन रिवर हैं वो देखो, जो लूनी है वो मार्शी एरिया में एंड हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, तो ये भी नहीं, ये तो वेस्ट साइड हो गया, तो ये भी नहीं होगी। सोन नदी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा पद्मा बन के, तो ये भी नहीं आंसर हुआ क्योंकि एक वेस्टवर्ड फ्लो होती है, एक ईस्टवर्ड फ्लो। मैंने आपको देखो जो एक बार मैं आपको पंचनद बता देती हूँ। इंडस रिवर है, उसमें जो हमारी पंचनद है सतलुज, झेलम, रावी, ब्यास, मैंने आपको इनके एंशिएंट नेम्स बताए थे झेलम के, एक बार वो हम रिवाइज कर लेते हैं। चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। झेलम का एंशिएंट नेम है बितास्ता, चेनाब अस्किनी, रावी उस दिन मैंने आपको इरावती बता दिया था। इरावती और पुरुषनी दोनों होते हैं, बट मेनली इसको पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। ब्यास विपाशा एंड सतलुज शतुद्री। ये नेम इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं।
तो आपको लर्न होने चाहिए। और जो ब्यास है ना वो ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्लोगन गो बैक टू वेदास। देखो जो आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस ये दोनों स्लोगन दिए थे। और फाउंडर थे आर्य समाज के। आर्य समाज के कब स्टैब्लिश किया था, फाउंडर किया था? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनके स्लोगन थे गो बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस। तो यहाँ पे गो बैक टू वेदास स्लोगन का मतलब पूछा है, एक बार देख लेते हैं। टू प्रोपोगेट द ट्रू नॉलेज ऑफ द वेदास, टू popularize the Vedas, to preserve Indian culture, to understand the medication through the Vedas, to learn Sanskrit, to understand the Vedas. Go back to Vedas. Vedas की ओर जाओ। तो to propagate the true knowledge of the Vedas. Option number 1 is the correct answer. Go back to Vedas का क्या मतलब है? To propagate the true knowledge of the Vedas. Question number 18. How many official languages were included in the 8th schedule of the Indian Constitution by the 71st Amendment Act 1992? 8th शेड्यूल को हम देख लेते हैं। 8th शेड्यूल में प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। और ओरिजिनल में, ओरिजिनल मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब थी 14 लैंग्वेजेस। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ऐड हुई होंगी, तो हम देख लेते हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हुआ था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967, उससे ऐड हुई सिंधी लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज ऐड हुई थी सिंधी। फिर हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब? 1992 में, और इससे ऐड हुई 3 लैंग्वेजेस, नमक, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। तो आंसर क्या पूछा है? 8th शेड्यूल में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कितनी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी? 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हुआ 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003, इससे ऐड हुई 4 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी थी वो? BDSM, बी बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। और एक हुआ 96th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे 2011 में, इससे कोई लैंग्वेज ऐड नहीं हुई, बस ओडिया पहले लैंग्वेज थी, उसका नाम चेंज करके उड़िया कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन अ स्क्वायर किलोमीटर? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र दर्ज किया? वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिफाई ऑफ द नाबार्ड? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एपेक्स बॉडी टू फैसिलिटेट मनी सप्लाई नहीं, एग्रीकल्चर के लिए है मेन ये बैंक, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये नहीं होगा। इट इज़ एन एपेक्स बॉडी टू फैसिलिटेट अर्बन फाइनेंसिंग, अर्बन नहीं रूरल फाइनेंसिंग है, रूरल फाइनेंसिंग ये भी नहीं हुआ। इट इज़ एन एपेक्स बॉडी टू फैसिलिटेट रूरल फाइनेंसिंग, यस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1। अभी ना थोड़ा सा 1-2 दिन, बहुत दिनों से वीडियो थोड़ी कम डल पा रही है, आप 1 और 2 दिन रुक जाइए, उसके बाद आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं फेस्टिवल की वजह से।